हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। फिर शुंगों के बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आता है। तो इन वंशों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। उस दौरान में कलिंग में एक अन्य शासक राज करता था, जो कि हाथी गुम्फा के अभिलेख से उस शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसका नाम खारवेल है। तो खारवेल के बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मौर्योत्तर काल में ही एक और ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई, वाकाटक वंश, जो गुप्त वंश के समय में जाकर समाप्त हुआ। उसके बारे में भी हम लोग पीछे जानकारी हासिल करेंगे। शुंग वंश, हम जानते हैं कि मौर्यों के बाद जो वंश आया वो ब्राह्मण वंश था। कुछ इतिहासकार इस आधार पर मानते हैं कि मौर्यों के बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप में ब्राह्मण राज कायम हुआ था, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि राजवंशों का मिटना हटना और नए राजवंशों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, और उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए शुंग वंश भी आया था। अब सोचिए जरा, इस शुंग के बाद जो कण्व वंश आता है वह तो ब्राह्मण वंश ही होता है, तो फिर किसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप कण्व वंश आया? इसलिए ऐसा कहना ज्यादा उचित नहीं लग रहा है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप सत्ता को हथिया लिया था। जानते हैं कि मौर्य वंश के पतन के लिए जिम्मेवार बहुत सारे कारक रहे थे। एक तो उसका बहुत ही विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य, इसमें अत्यंत ही योग्य राजा की जरूरत होती थी। अत्यंत योग्य राजा नहीं हुआ तो उतना विशाल केंद्रीकृत शासन को संभालना मुश्किल काम होगा। अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी काफी निर्बल हुए, जिनके पास उतनी ताकत नहीं बची थी कि उतनी विशाल साम्राज्य की वो सुरक्षा कर सकें। उत्तर पश्चिम से कई यवन अटैक होने शुरू हो गए भारत पर। उस दौर में भारत पर जब भी अटैक हुआ वह उत्तर पश्चिम से ही हुआ, क्योंकि सीधे उत्तर में तो हिमालय की ऊंचाई भारत को आक्रमणों से बचाते रहा। पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में समुद्र को लांघना मुश्किल काम था। इसलिए मगध के सम्राट को हमेशा उत्तर पश्चिम के आक्रमणों पर ध्यान देना होता था, और यही काम अशोक के उत्तराधिकारी नहीं कर पाए। अशोक के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में धीरे धीरे करके उत्तर पश्चिमी प्रांत स्वतंत्र होते जा रहे थे। बृहद्रथ के समय में भी यवन आक्रमण होते रहे थे। न सिर्फ बाहरी उथल पुथल का दौर था, बल्कि आंतरिक गुटबंदियां भी बृहद्रथ के समय में थीं। इन स्थितियों का फायदा उठा करके पुष्यमित्र शुंग, जो उस समय बृहद्रथ की सेना के सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने सेना के निरीक्षण कराने के बहाने बृहद्रथ की धोखे से हत्या कर दी और मौर्य वंश के अवशेष पर एक नए ही वंश शुंग वंश की स्थापना कर डाली। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश के संस्थापक हुए। शुंग वंश के संस्थापक कौन हुए? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने राजा, महाराजा, सम्राट आदि की उपाधि धारण नहीं की। इनकी उपाधि हमेशा सेनानी रही। इस आधार पर कुछ इतिहासकार तो कह दिया करते हैं कि इन्होंने राजा का पद हासिल ही नहीं किया था, बल्कि अपने पुत्र को राजपद दे दिया था, जबकि ऐसा है नहीं। पुष्यमित्र शुंग सेनानी की उपाधि इसलिए धारण करते रह गए कि सेनानी के नाम से ही यह लोकप्रिय हो गए थे। बृहद्रथ के शासन के दौरान में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा था और राजनीति में इनकी भूमिका हुआ करती थी। शुंग वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं जहां से प्रमाणिक जानकारियां हासिल हो जाती हैं। पहला तो है पुराण। कई पुराणों में शुंग वंश का जिक्र है जिनसे शुंग वंश की जानकारी मिलती है, लेकिन
पुराणों को उतना प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये साहित्यिक स्रोत हैं। पुराण ऐतिहासिक स्रोत नहीं माने जा सकते हैं, लेकिन इनमें इतिहास के बहुत सारे अंश भरे पड़े हुए हैं, जिनसे इतिहास को ढूंढ निकालना संभव हो सका है। वहीं पर कुछ बौद्ध ग्रंथ भी शुंग वंश की जानकारी देते हैं, जैसे दिव्यावदान। लेकिन दिव्यावदान से जो जानकारियां मिलती हैं वह काफी संदिग्ध हैं। शुंग को बौद्ध विरोधी और बौद्धों का भयानक हत्यारा बताया गया है, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य इस तरह की गवाही नहीं देते हैं। वैसे भी अशोक के बारे में बौद्ध ग्रंथों से जो जानकारियां मिलती हैं वो भी काफी संदिग्ध रही हैं। इसलिए बौद्ध धर्म ग्रंथों के आधार पर शुंग वंश के इतिहास को तय नहीं किया जा सकता है। दूसरा स्रोत, इन साहित्यिक स्रोतों के अलावे कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, और इनसे जो जानकारियां हासिल होती हैं उनका अगर प्रामाणिक विश्लेषण किया जाए तो शुंग वंश के प्रामाणिक इतिहास को बताना काफी हद तक संभव रहेगा। पुरातात्विक स्रोतों में अयोध्या से मिला हुआ लेख है, कह सकते हैं कि कलाकृतियों के अंश हैं, जहां से पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की जानकारी हमें हासिल हो जाती है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि मानभट्ट पुष्यमित्र शुंग को अनार्ष लिख देता है। लगता है कि बृहद्रथ की हत्या करने की वजह से क्षुब्ध होकर के उसने पुष्यमित्र शुंग को अनार्य लिखा, जबकि हरिवंश पुराण में पुष्यमित्र शुंग को काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, और बताया गया है कि मौर्यों की सत्ता का अंत करके पुष्यमित्र शुंग 36 वर्षों तक राज करेगा। और अन्य स्रोतों से भी जो जानकारियां हासिल होती हैं उनसे यही पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का वंश ब्राह्मण वंश ही था, और ऐसा होना असंभव भी नहीं है, यह काफी संभव है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप में तो क्षत्रियों को राजा घोषित किया जाता था, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा होता नहीं था। कई दूसरे वर्णों के लोग भी राजतंत्र को हासिल किया करते थे। पुष्यमित्र शुंग के समय की ही एक रचना है मनुस्मृति। मनुस्मृति शुंग वंश के समय में ही रचित हुई, और उसमें ब्राह्मणों के कर्तव्य गिनाए गए हैं। ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य बताए गए हैं: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना। दान लेना और पढ़ाना ये साधन जीविकोपार्जन के साधन थे। आपातकाल में ब्राह्मणों को अन्य कर्तव्यों के पालन की भी छूट थी। अपनी मातृभूमि की रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा तो हर नागरिक का कर्तव्य हुआ करता था, जिनमें ब्राह्मण तो अव्वल थे। इनमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा गया है कि वह 36 वर्षों तक शासन करेगा। साथ ही उनसे पता चलता है कि यह ब्राह्मण कुल का था। हरिवंश महापुराण में इसे काश्यप गोत्रीय कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित पतंजलि थे। उनके नेतृत्व में इसने एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जब इसने जौनों को हराया था। पुष्यमित्र शुंग ने कुल मिलाकर के 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था, एक अपने राज सत्ता की प्राप्ति के बाद और दूसरा जौनों के आक्रमण को हराने के बाद। इसके समय की मुख्य बात यह थी कि पश्चिमोत्तर सीमाओं पर यौन आक्रमण हुआ करते थे, और वह बढ़ते बढ़ते पाटलिपुत्रा के नजदीक आ गए थे, जिन्हें सफलतापूर्वक पुष्यमित्र शुंग ने खदेड़वा दिया। तो इस बात की सूचना पतंजलि से ही मिलती है। हम जानते हैं कि पतंजलि योग दर्शन के आचार्य थे, और योग दर्शन आज विश्व की सबसे चर्चित दर्शनों में से एक है। पतंजलि ने पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य के एक उदाहरण से यौन आक्रमणों की चर्चा मिलती है। साथ ही साथ कालिदास का एक नाटक है मालविकाग्निमित्र। इस नाटक से भी यौन आक्रमणों की सूचना मिलती है। इस नाटक में मालविका नाम की नायिका होती है, और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र भी था और उसका उत्तराधिकारी भी हुआ। उस समय वह विदिशा का उपराजा हुआ करता था।
तो इनके प्रेम प्रसंगों पर मालविकाग्निमित्र का नाटक है। उस समय यवनों के आक्रमण हुए थे और उन आक्रमणों को पुष्यमित्र शुंग का पौत्र वसुमित्र ने असफल कर दिया था। वसुमित्र ने उन्हें सिंधु के तट पर हराया था और हरा करके उन्हें खदेड़ दिया। इस तरह से शुंग वंश के साम्राज्य की सुरक्षा होती रही। हालांकि शुंग वंश का साम्राज्य मगध के केंद्रीय भाग तक ही सीमित था, लेकिन फिर भी विशाल साम्राज्य था जिसकी सुरक्षा शुंग वंश ने जिम्मेदारी के साथ की। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो को बनाते रहता हूं और कई जानकारियों को लाते रहता हूं जो आपकी तैयारी में सहायक होगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पुराणों से शुंग वंश के 10 राजाओं के बारे में जानकारी हासिल होती है। शुंग वंश के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत भी हैं जिनसे पता चलता है कि शुंग वंश के समय में यवन आक्रमण बढ़ गए थे और यवनों ने पश्चिमोत्तर भारत के माध्यम से आक्रमण करना शुरू किया था। और कई स्रोतों से तो यह भी पता चलता है कि वे लोग पाटलिपुत्रा के नजदीक तक आ गए थे। जैसे कालिदास की नाटक है मालविकाग्निमित्र। इस नाटक से सूचना मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों के आक्रमण हुए थे। उस समय हो सकता है कि पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र वहां के उप राजा रहे हैं। वसुमित्र शुंग ने भारत भूमि को यवनों से मुक्त कर दिया था। इस तरह से मालविकाग्निमित्र से यवन आक्रमण की सूचना मिल जाती है। वहीं पर गार्गी संहिता में भी यवन आक्रमणों की चर्चा है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि भारत पर यवनों के आक्रमण हो रहे थे और पुष्यमित्र शुंग के समय में भी यवन आक्रमण हुए थे जिसे पुष्यमित्र शुंग ने विफल कर दिया था। पतंजलि की महाभाष्य इस तरह से यवन आक्रमणों की सूचना हमें मालविकाग्निमित्र, महाभाष्य और गार्गी संहिता से मिलती है। कभी कभी प्रश्न बनते हैं इस तरह से, निम्नलिखित में से किन किन स्रोतों से पुष्यमित्र शुंग के काल में यवन आक्रमणों की सूचना मिलती है, या निम्नलिखित में से किस स्रोत से पुष्यमित्र शुंग के काल में यवन आक्रमणों की सूचना नहीं मिलती है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास की मालविकाग्निमित्र और गार्गी संहिता, ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जहां से यवन आक्रमण की सूचना मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के समय में साम्राज्य की राजधानी विदिशा बनी। शुरू में तो पाटलिपुत्रा ही राजधानी थी, लेकिन बाद में चल करके विदिशा का महत्व बढ़ने लगा और विदिशा राजधानी बन गई। विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। पुष्यमित्र शुंग के समय में उनके पुत्र अग्निमित्र विदिशा के उपराजा थे, जिसकी सूचना मालविकाग्निमित्र नाटक से मिलती है। अग्निमित्र के बारे में ना तो कोई अभिलेख मिले हैं, ना ही कोई सिक्के। इनकी सूचना मालविकाग्निमित्र नाटक से मिलती है। ध्यान रखिएगा। इससे पता चलता है कि विदर्भ में यज्ञसेन का विद्रोह हुआ था, जिसे अग्निमित्र ने विफल कर दिया था। और मालविकाग्निमित्र से ही यह पता चलता है कि वसुमित्र सिंधु नदी के तट पर यवनों को पराजित किया और यवनों को पराजित करने की खुशी में ही पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। शुंग वंश की एक और महत्वपूर्ण घटना है। शुंग वंश का 9वां राजा भागभद्र के समय में यवन राजा एंटाल्किड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया और उसने भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई, जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में भागभद्र की सूचना को दे जाता है। उस समय तक हिंदू शब्द प्रयुक्त नहीं होता था, लेकिन भागवत धर्म कह सकते हैं कि हिंदू धर्म ही था। इस तरह से पता चलता है कि भागभद्र भागवत धर्म का उपासक था। बौद्ध स्रोतों से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को तंगो तबाह किया था, उनकी हत्याएं करवाई थी, लेकिन यह आरोप असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग की सहिष्णुता की कहानी कई साक्ष्यों से मिल जाती है, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। बरहुत की स्तूप की एक वेस्तनी पर शुंग का नाम खुदा हुआ है, जिससे पता चलता है कि कम से कम उसकी वेदिका का निर्माण तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था और यह उसकी सहिष्णुता का परिचायक है। वहीं पर
सांची के स्तूप का संवर्धन कराने का भी काम पुष्यमित्र शुंग का था। सांची का स्तूप हम लोग जानते हैं कि अशोक के समय में बना हुआ एक महत्वपूर्ण स्तूप था, जिसे संवर्धित कराने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। इस तरह से बौद्धों के प्रति उसने उदारता दिखाई। फिर इसे बौद्धों का हत्यारा कैसे ठहराया जा सकता है? यानी कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कहीं से बौद्ध विरोधी नहीं था। हो सकता है कि राज्य की जिम्मेवारियों को निभाने में उसने कुछ बौद्धों को दंडित किया हो, और मौर्य वंश से सत्ता के छीन जाने की वजह से बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके वसुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। इस तरह से शुंग वंश का अंत हो गया और कण्व वंश आया। शुंग वंश ने मगध की केंद्रीय सत्ता को ही संभाल रखा था अशोक के बाद, और शुंग वंश की स्थापना के बीच के समय में मगध ने अपने कई क्षेत्रों को खो दिया था, जिसकी वजह से शुंग वंश का शासन मगध के केंद्रीय हिस्से तक ही रह गया था। कण्व वंश के बारे में जानकारी सिर्फ पुराणों से ही मिलती है, इनके बारे में कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं मिल पाती है। कण्व वंश के बारे में पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। इनका शासनकाल भी काफी संक्षिप्त रहा था, लगभग 45 वर्षों का। वसुदेव कण्व ने इन्होंने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके मगध की सत्ता को प्राप्त की थी। कुछ सिक्कों पर भूमि मित्र उत्कर्ण मिला है। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहनों ने मगध की सत्ता को प्राप्त कर लिया, और इस तरह से मगध की सत्ता पर सातवाहन वंश काबिज हुआ। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंशी था, और के बाद का वंश सातवाहन वंश भी ब्राह्मण वंशी था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है। होता ही ये लोग आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आकर के बस गए थे, लेकिन इनके बारे में अधिकतर अभिलेख और सिक्के और पुरातात्विक साक्ष्य महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान में हुआ करती थी। इनके बारे में जो अभिलेख मिले हुए हैं नासिक से मिले हुए हैं, इसके अलावा नानाघाट से मिले हुए हैं। इस वंश के आरंभिक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध रहता है सातकर्णी प्रथम। यह बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 2 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। समझ सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने से इसे चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा प्राप्त हुआ होगा। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम नयानिका था, और नयानिका या नागनिका, नयानिका के अभिलेखों से पता चल जाता है कि सातकर्णी प्रथम भी एक महान सम्राट हुआ करता था। नयानिका के नानाघाट अभिलेखों में सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ स्वामी कहा गया है और अप्रतिहत चक्र का संचालक कहा गया है। यानी सातकर्णी प्रथम की 2 उपाधियां थी। चक्र, इस तरह से सातकर्णी प्रथम की 2 उपाधियां थी। समेत यज्ञ की याद में सिक्के चलवाए, जो सिक्के चांदी के बने हुए थे, और उन सिक्कों पर अश्व का चित्र खुदा हुआ था, और साथ ही उसकी पत्नी नयानिका का नाम भी। और सातकर्णी प्रथम के बाद विधवा रानी ने ही संरक्षिका के रूप में सत्ता को संभाल रखा था। इस तरह से नयानिका काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी। सांची स्तूप के एक द्वार से भी सातकर्णी प्रथम का नाम उत्कर्ण मिला हुआ है। इस वंश का एक और प्रसिद्ध शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान और उसके दामाद उषावदत्त का उन्मूलन कर दिया था। यानी इन लोगों को हरा करके और खदेड़ डाला था। इसकी सूचना पुरातात्विक स्रोतों से भी मिल जाती है, क्योंकि नहपान के चांदी के सिक्के दोबारा उत्कर्ण मिले हैं, यानी उन पर सातवाहन के शासन होने की सूचना मिल जाती है, क्योंकि उन पर दोबारा पुनर्रंगन किया गया है। और इसने नासिक में कुछ गुफाएं खुदवाई और उन्हें अपने शासन के 18वें और 24वें वर्ष में तपस्वियों को दान दे दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसने अपनी माता की नाम
उदाहरण किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन गौतमी वर्षी के नासिक अभिलेख से मिल जाता है। नासिक का शिलालेख उसके पुत्र और उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी द्वितीय के शासनकाल में उत्कीर्ण कराया गया था। ध्यान रखिएगा कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी द्वितीय के शासनकाल में नासिक का शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया था और इससे गौतमी वंशी की सत्ता में प्रभावशीलता झलकती है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि न्यायिका भी सत्ता में काफी प्रभावित थी। इन बातों से पता चलता है कि स्त्रियों का महत्व था, लेकिन उत्तराधिकार के प्रश्न में महिलाएं नहीं दिखती थी। अतः इन बातों से हमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि महिलाओं का महत्व राजसत्ता में काफी बढ़ गया था। इन्हें अपवाद स्वरूप ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इतना तो कहा ही जा सकता है कि सातवाहन वंश में स्त्रियों का महत्व कुछ अधिक ही था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासन काल में उत्कीर्ण नासिक शिलालेख वर्णन है कि वह शकों, यवनों और पहलुओं का विनाश करने वाला था। लेख में उसे शकों, यवनों और पहलुओं का विनाशक करने वाला बताया गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। साथ ही साथ वशिष्ठी पुत्र पुलमावी काफी प्रतिष्ठित शासक भी रहा था। सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक यज्ञश्रेष्ठ सातकर्णी हुआ करता था। सातवाहन काल में प्रचलित साहित्य और कला की बात कर ली जाए, आप देखेंगे कि एक सातवाहन राजा रहते हैं हाल। इन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सतसई, जिसको गाथा सतसती भी बोला जाता है, वह ग्रंथ जो है श्रृंगार रस युक्त है, उसकी रचना की। यानी हाल ने गाथा सतसती की रचना की। कह सकते हैं कि हाल राजा होते हुए भी एक महान साहित्यकार थे। गाथा सप्तशती नाम से श्रृंगार रस युक्त काव्य की रचना किसने की? वो हाल ने की। ध्यान रखिएगा कि इनके राज्यसभा में बृहद कथा के रचयिता गुणाढ़ रहा करते थे। साथ ही संस्कृत व्याकरण कातंत्र के रचयिता सर्ववर्मन भी रहा करते थे। यानी कातंत्र एक संस्कृत व्याकरण की किताब है, उसके रचयिता सर्ववर्मन थे और वह हाल के राजदरबार में रहा करते थे। हाल एक सातवाहन राजा थे। सातवाहन काल में भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी, क्योंकि अभिलेखों की लिपि भी ब्राह्मी है। ध्यान रखिएगा कि और तथ्य हैं, इस गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक के प्रशस्ति में एक ब्राह्मण बताया गया है, यानी अद्वितीय ब्राह्मण उसे बताया गया है। साथ ही साथ ये लोग स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियों को हासिल की है। देख सकते हैं कि 200 ईस्वी पूर्व में एक स्तूप निर्मित था अमरावती में और उसका जीर्णोद्धार का काम वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने किया। यानी कह सकते हैं कि यह बौद्धों के प्रति भी सहिष्णु थे। कार्ले, भाजा तथा कन्हेरी में चैत्यों के निर्माण सातवाहन काल में ही हुए, जिसमें से कई कला के उत्तम उदाहरण हैं। कन्हेरी में कई बुद्ध मूर्तियां मिली हैं, जिससे महायान शाखा का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। फ्रेंड्स, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग में एक और शासक हुआ करता था, खारवेल। इसका संबंध चेदी वंश से था और चेदी वंश के महामेघवाहन कुल का यह तीसरा शासक था। उसने उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा में अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया था। वहां से उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और उन अभिलेखों से उसके आरंभिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उसके शासन के 13 वर्षों के बारे में व्यवस्थित जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। उसने अपनी 13 वर्ष की उपलब्धियों को उन अभिलेखों में उत्कीर्ण कराया है। उन अभिलेखों से पता चलता है कि उसने अपने शासन के 10वें वर्ष में गंगा घाटी पर आक्रमण किया था। 11वें वर्ष में दक्षिण का अभियान किया था। वहां पर उसकी खास बात थी कि पेथुंड नामक जगह पर उसने गधों से हल चलवाया था। वहीं पर देखिएगा कि शासन के 12वें वर्ष में उसने मगध पर भी आक्रमण किया था और उसमें कहा गया है कि उसके हाथी और घोड़े गंगा नदी में स्नान किए और वह प्रथम जीन की मूर्ति को उठा करके ले गया, जिसे नंद राजा ने कलिंग से मगध में लाया था, उसे वह वापस ले गया। और उसके शासन के 13वें वर्ष में कुछ जन कल्याणकारी कार्य किए,
जिसमें उसने उदयगिरी की पहाड़ियों में 19 और खंडगिरी की पहाड़ियों में 16 गुफाओं का कुल 35 गुफाओं का निर्माण जैन भिक्षुओं के लिए कराया, जिनमें जैन भिक्षु निवास करते थे। और खारवेल के उत्तराधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस तरह से खारवेल एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कभी हुआ होगा। हेलो फ्रेंड्स, मौर्योत्तर काल में एक और वंश की स्थापना हुई थी, जो वाकाटक वंश था। लेकिन यह चला गुप्त काल के आरंभिक समय तक। देख सकते हैं कि इसका वास्तविक संस्थापक हरितिपुत्र प्रवरसेन प्रथम रहता है, जो 280 ईस्वी पूर्व से 340 ईस्वी पूर्व तक के लगभग में था। उसके बारे में तथ्य यह है कि वह 7 यज्ञों का अनुष्ठान करता था, जिसमें से 4 अश्वमेध और 1 वाजपेय यज्ञ भी शामिल था। वाकाटक वंश का यही एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो समुद्रगुप्त का समकालीन शासक प्रभुसेन था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था। यानी गुप्तों ने वाकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। इस वंश का प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? प्रवरसेन द्वितीय ने। और अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 की चित्रकारी वाकाटक राज्य काल में चित्रित किया गया था। ध्यान रखिएगा, वाकाटक वंश से यही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।